हेलो। चलिए दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए आज आप ऑब्जेक्टिव सेशन में आज दृष्टि धारा का चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए। एक बार कलर चेंज कर देते हैं एक बार। चलिए। एक डीसी जनरेटर में क्या बदलता है? चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, रासायनिक में। तो आप सभी को पता है जनरेटर क्या होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए बेटा फटाफट आगे चलते हैं। अब कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र में उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तो बेटा वह तार क्या कहलाता है? वो कंडक्टर। प्रेरित विद्युत वाहक बल जरूर होता है आर्मेचर में, पर होता क्या है? वह कंडक्टर होता है मूल रूप से। ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है बेटा डीसी जनरेटर की बॉडी कैसी होती है? तो आप सभी को पता है ढलवे लोहे या फिर इस्पात की। बेटा छोटी मशीन हो तो ढलवे लोहे की होती है और बड़ी मशीन हो तो किसकी होती है? इस्पात की होती है। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है बेटा जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है, इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक मोटर को किसकी जरूरत होती है? मोटर क्या उत्पन्न करता है बेटा? टॉर्क उत्पन्न करता है। कब? जब आप उसको विद्युत ऊर्जा देते हो। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। चलिए। अब कह रहा है आर्मेचर वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? तो बेटा आर्मेचर हमेशा या तो श्रेणी में होगी या समानांतर में होगी। बेटा श्रेणी में होगी तो ये वेव प्रकार की होगी, और समानांतर में होगी तो ये लैप प्रकार की होगी। बेटा वेव में होगी जब ये वोल्टेज को बढ़ा रही होगी और धारा को कम कर रही होगी, और लैप में ये धारा को बढ़ा रही होगी और वोल्टेज को कम कर रही होगी। अब ये कह रहा है कम्यूटेशन पर की जाने वाली वाइंडिंग कैसी होती है? तो आपको पता है बेटा कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग कह रहा है, तो बेटा ना तो ये लैप होती है ना वेव। क्यों? क्योंकि आर्मेचर पे होती है लैप और वेव। तो बेटा यहाँ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है डीसी जनरेटर में क्षेत्र कुंडल किससे होता है? बेटा क्षेत्र वाइंडिंग किसकी होती है? तो आप सभी को पता है किसकी होती है? कॉपर की होती है। ठीक है। चलिए। अब कह रहा है स्टेटर के सिरों पर प्लेटों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा प्लेटों की संख्या हमेशा कैसी होती है? दो होती है। ठीक। अब ये कह रहा है दिष्ट धारा जनित्र में उत्पादित विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? बेटा आपको सबको पता है कि ईजी समानुपाती होता है एन फाई। तो बेटा किसके समानुपाती होती है? फ्लक्स पर, ध्रुव फ्लक्स पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज शून्य होता है जब ये किस पर चलता है? बेटा टर्मिनल वोल्टेज शून्य होता है तब ये क्या होता है? सीरीज बाउंड जनरेटर, है ना? चलिए। किस पर चल रहा होता है? जब ये नो लोड पे, जब सीरीज बाउंड होता है ना बेटा, इस पे बहुत ज्यादा क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज जीरो होता है। अगर मोटर होती है तो बहुत तेज गति से चलेगी, और ये जनरेटर होता है तो कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि सीरीज नहीं जुड़ी हुई है। स्थिर चाल पर चलने वाली श्रेणी विस्तृत मोटर में लोड वृद्धि करने पर क्या होता है? बेटा देखो स्थिर चाल पर चलने वाली श्रेणी मोटर में अगर भार बढ़ाओगे, है ना, भार बढ़ाओगे यानी कि धारा बढ़ाओगे, तो बेटा टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? देखो Eg बराबर V, ये देखो V प्लस आई ए आर है। अब मैंने कैसे ही भार बढ़ाया तो बेटा टर्मिनल वोल्टेज या मेरा वो घट जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। सी ध्यान रखना बेटा। ये लो फटाफट से करते हैं। अब कह रहा है किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर, बेटा बूस्टर के रूप में क्या यूज लेते हो? सीरीज यूज लगते हो। तो किस प्रकार का जनरेटर प्रयोग करोगे? बेटा देखो बूस्टर के रूप में हमेशा क्या लिखा है मैंने? सीरीज। ऑप्शन नंबर डी। और बूस्टर क्या होता है बेटा? ट्रांसमिशन लाइन में जब ज्यादा आगे तक जाते हैं बेटा डीसी के अंदर, तो उसमें क्या होता है? कुछ कुछ ड्रॉप होता रहता है बेटा, उसकी क्षतिपूर्ति बूस्टर करता है। ठीक है। अब कह रहा है डिस्ट धारा जनित्र में कुंडली दर पोल पिच किसके बराबर होती है? बेटा कुंडली का पिछला भाग बराबर होना चाहिए। तो बेटा किसके बराबर होता है? प्रति पोल क्रम विनिमय के, यानी कि एक्सचेंज के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है डीसी संट जनित्र की चुंबकन अभिलक्षण यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बीच में होती है। तो आपको सबको पता है एक्स एक्सिस पे तो क्या होती है? क्षेत्र धारा। यहाँ पर क्या होती है बेटा? फील्ड करंट होती है। और वाई पर क्या होता है बेटा? जो ईएमएफ प्रेरित हो रहा है ना उसके बीच में, तो ये आपको पता है। पर एक्सटर्नल यानी कि ये क्या कह रहा है? चुंबकीय यानी मैग्नेटिक रूप से कब होगा? जब आप फील्ड धारा को बढ़ाते हुए क्या करोगे बेटा? प्रेरित ईएमएफ को चेंज करोगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। ये लो बेटा फटाफट से रिवीजन करो। अब कह रहा है सामान्य लाइटिंग एवं पावर लाइटिंग में किया जाने वाला जनरेटर कौन सा होता है? तो आपको पता है कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कांस्टेंट फ्लक्स चाहिए, तो बेटा कौन सा हो जाएगा? शंट जनित्र।
अब कह रहा है एक शंट जनित्र की दिशा और सामान्य गति पर घुमाने पर वोल्टता नहीं उत्पन्न करता है, तो बेटा उसका कारण क्या है? उसका कारण सिंपल सा ये है, अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया है। तो देखो पोलो में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब कह रहा है ऑटोमोबाइल की बैटरी में चार्ज करने के लिए बेटा सबको ध्यान है, बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या लेते हो? शंट और बूस्टर के रूप में सीरीज। विशिष्ट धारा शंट जनित्र का मुख्य दोष क्या है? बेटा क्षेत्र परिपथ में प्रतिरोध लगाना। बेटा ये पति नहीं है, प्रति है ना, प्रतिरोध लगाना। भार के साथ टर्मिनल में काफी कमी होता है, बिल्कुल यही सही है। जनित वोल्टा में कमी होता है या महंगा होता है? बेटा पूरा दोष, सबसे महत्वपूर्ण दोष शंट का यही है कि भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है, क्योंकि ये कांस्टेंट फ्लक्स वाली होती है। ठीक, ड्रॉप ज्यादा हो जाता है कुल मिला के। अब कह रहा है दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर का कार्य क्या है? अब कम्यूटेटर का कार्य आप सभी जानते हो बेटा, क्या होता है? एक दिशीय धारा उपलब्ध कराना होता है। तो देखो प्रविष्ट धारा को लिस्ट में बदलना, देखो आगे प्रतिघाती विरोध करना या चल आर्मेचर द्वारा स्थिर से गुजरना और चुंबकीय उदासीन एमएनए को पार कर कुंडली में धारा को उल्टा करना। वही होता है ना बेटा। देखो अंदर क्या जनरेट होगी? एसी, और बाहर मुझे क्या मिलेगी? पल्सेटिंग डीसी। बेटा यही व्युत्क्रमित करना होता है, देखो इसी को व्युत्क्रम करना होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस है ना बेटा, इसकी को चेंज करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब ये कह रहा है स्थिर वोल्टा जनरेटर क्या होता है बेटा? न्यूनतम दक्षता वाला, न्यूनतम धारा वाला, निम्न प्रतिरोध वाला। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये किसकी बात कर रहा है? शंट जनित्र की। और बेटा उसकी विशेषता क्या है? इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। बेटा आंतरिक का मतलब क्या? आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से कम। ठीक। अब ये कह रहा है दिष्ट धारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया किससे निर्मित होती है? बेटा आर्मेचर की धारा से निर्मित हो रही है। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा? क्षेत्र से नहीं, कंडक्टर से नहीं, क्षेत्र से नहीं, बेटा आर्मेचर की भारण धारा से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। ये लो भाई साहब, शानदार क्वेश्चन है ना। अब ये क्या कह रहा है? चित्र में ए और बी डीसी जनरेटर का भाग है, तो मुझे पूछ रहा है ए क्या है? तो आप खुद ही देखो, ए देखो पोल के अंदर पोल क्या कहलाता है? इंटरपोल कहलाता है। ठीक है, ये है इंटरपोल। और बेटा ये क्या है? पोल। तो देखो इंटरपोल और मुख्य पोल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पोल के अंदर पोल क्या होता है बेटा? इंटरपोल होता है। ठीक। चलो। अब ये कह रहा है दिष्ट धारा जनित्र में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? बेटा आप सभी को पता है कंपनसेटिंग का कार्य क्या है? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को कम करना, है ना। पहले होता है डीमैग्नेटाइज, जिसमें फील्ड कम होता है। बेटा ये क्या है? क्रॉस मैग्नेटाइज को न्यूट्रल करना, उदासीन करना, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है पाश कुंडली। बेटा नाम ध्यान रखना, पाश का मतलब क्या होता है? वेव होता है ना। और वेव में हमेशा धारा क्या होती है? धारा कम होती है बेटा। और वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज बेटा मेरा अधिक होता है, ध्यान रखना। तो बेटा देखो धारा कम, वोल्टेज ये भी, ये तो कम कह रहा है। धारा बेटा क्या होती है? नहीं नहीं बेटा, वेव और लैप। वेव वाइंडिंग यानी कि पाश, पाश को क्या बोलेगा? अच्छा किसका पूछ रहा है ये? बेटा देख लेना एक बार, अगर मेरे हिसाब से, रुको एक बार। पाश 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 किसको कहेंगे? और तरंग, अच्छा वो तरंग होती है। ठीक है बेटा, पाश होती है ना बेटा, वो होती है लैप। सॉरी, सॉरी बेटा, थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए। इसमें देखो बेटा धारा ज्यादा होती है और वोल्टेज कम होता है। ठीक है, तो देखो धारा ज्यादा, वोल्टेज कम। चलो। अब ये कह रहा है एक दूसरे से समांतर में चल रहे दिष्ट संत जनित्र दूसरे में विस्थापित करने का सरल तरीका क्या है? तो बेटा सरल तरीका क्या है? उसके रियोस्टेट को चेंज कर दो। तो देखो उनके आर्मेचर में गति समायोजित करके। बेटा आर्मेचर में कैसे करोगे? आर्मेचर तो अंदर होता है, तो ये हो नहीं सकता। आराम से देखो, समकारी संयोजन के द्वारा। बेटा समकारी संयोजन का होता है? रोटर पर होता है, ये भी संभव नहीं है। तो बेटा उसके क्षेत्र धारा नियामक यानी कि जो फील्ड करंट है, देखो बेटा ये रही फील्ड। आप आर्मेचर में तो नहीं कर सकते, लेकिन इस क्षेत्र में तो नियमित कर सकते हो ना, इसमें। तो देखो क्षेत्र धारा को रियोस्टेट से नियमित करके बेटा इस तरह से इसको नियमित करके अपन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डाल के नहीं बेटा। ठीक। अब ये कह रहा है स्टेटर, घूर्णक, रोटर, कुंडली और वायु अंतराल में से किसी कोणीय स्थिति में सबसे अधिक प्रतिष्ठम का कारण क्या है? तो बेटा सबसे ज्यादा प्रतिष्ठम यानी कि रिलक्टेंस कहाँ होता है? भाई बीच में ही होगा, एयर में ही होगा ना, स्टेटर ना रोटर, बीच में होगा। कहाँ होगा? वायु अंतराल में।
अब ये कह रहा है पोल अंतरण यानी कि चिप में किस प्रकार से भाई भाई पोल अंतराल क्या होता है? देखो जहां पर भी अंतराल है ना बेटा वो आंसर है, ठीक। चुंबकीय द्वारा उत्पादित क्षेत्र में विद्युत करना, बेटा ये अंतराल कहाँ बता रहा है? मुख्य ध्रुव और अभिभाव का प्रभाव, ये भी अंतराल नहीं बता रहा है। ये देखो बेटा ब्रश द्वारा कुंडली में लघु पतन, ये देखो जो ऊपर के ब्रश होता है बेटा कम्यूटेटर से क्या जुड़ा रहता है? ब्रश होता है, ये जुड़ा नहीं रहता बेटा, लिंक होता है ना, और ये स्थिर होता है ब्रश। अब देखो जब भी ये शॉर्ट होगा, शॉर्ट होने का मतलब ये नहीं है, शॉर्ट होने का मतलब है जोड़ना, ताकि क्या है बाहर की तरफ धारा निकले। लघु पतन की स्थिति में वह प्रक्रिया जहां पर कुंडली धारा उत्क्रमित कर ले, यानी कि अंदर की तरफ से जैसे एसी आ रहा है ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? पल्सेटिंग डीसी। तो बेटा उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और दो रूप से वितरित नहीं, तो बेटा यही पोल अंतराल का फॉर्मूला होता है कि बस ब्रश कुंडली में लघुपतन की स्थिति में कुंडली क्या करे? धारा को उत्क्रमित कर दे, ठीक है। चलिए, किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि धुआं दिखलाई देता है तो ये क्या सूचित करता है कि दहन कक्ष है, इंजन में ओवरहोल है, या फिर पंप है, या दहन सही नहीं है? तो बस अगर धुआं दिख रहा है तो ये यही सूचित कर रहा है कि दहन पूरी तरह से नहीं हुआ है, दहन सही नहीं हुआ है। अब कह रहा है डीजल जनरेटर सेट में लुब्रिकेंट तेलों में एसई नंबर क्या बताता है? तो बेटा एसई नंबर जो होता है वो उसकी क्या बताता है? श्यानता बताता है, जिसके अंदर जो देखता है कि भाई ऑयल पूरी तरह से पतला है कि नहीं, तो बेटा उसको बोलते हैं श्यानता, ठीक है। ये एक द्रव की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, लिक्विड की। यदि किसी डीसी जनरेटर में शून्य लोड पर तथा पूर्ण लोड समान है तो बेटा क्या होगा? आपको पता है शून्य से, ये देखो इस तरह से, अगर शून्य से पूर्ण तक अगर पूरा अगर समान है तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? लेवल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवल कंपाउंड। अब ये कह रहा है किसी डीसी जनरेटर में वोल्टेज को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं ईजी समानुपाती क्या होता है बेटा? एन फाई होता है। अगर इससे बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है कि किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल की कॉइल को कैसे जोड़ोगे? तो आप सभी को पता है बेटा, कहाँ जोड़ोगे? आर्मेचर के सीरीज में। कहाँ जोड़ोगे? आर्मेचर के सीरीज में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है किसी डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग का क्या होता है बेटा? लैप हमेशा क्या होता है? लैप हमेशा क्या होता है बेटा? समानांतर वाइंडिंग होती है। वापस से याद कराए तो बेटा लैप को क्या बोलते हैं? पाश वाइंडिंग बोलते हैं, समानांतर वाइंडिंग कहते हैं। और इसके अंदर बेटा क्या होता है? वोल्टेज ज्यादा होती है और धारा धारा ज्यादा ज्यादा होती है और वोल्टेज कम होता है। धारा ज्यादा और वोल्टेज कम। देखो उच्च धारा और वोल्टेज भी उच्च नहीं, उच्च धारा निम्न धारा नहीं, नहीं तो बेटा देखो उच्च धारा और निम्न वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर डीसी जनरेटर में बचा हुआ चुंबकत्व खो जाता है तो बेटा क्या करते हैं? वो लगाते हैं अपन, जिसमें छोटे डीसी जनरेटर लगाते हैं, ताकि थोड़ी तौर पे उसको क्या किया जाए? मैग्नेटाइज किया जाए। तो बेटा जनरेटर को 10% डीसी सप्लाई दी जाती है। ये बैटरी से भी दे सकते हो और डीसी शंट जनरेटर से भी दे सकते हो। अब ये कह रहा है एक मूलभूत बल है डीसी जनरेटर में 90 चक्र प्रति सेकंड है। बेटा घबराओ मत, ये 90 हर्ट्ज है ना। प्रति सेकंड कितनी बार डीसी को विभव अधिकतम मिलेगा? तो बेटा वो कितनी बार मिलेगा? 80 बार। मैंने आपको यही तो बताया बेटा, एक एक साइकिल जो होती है ना वो 50 हर्ट्ज में 2 बार दिशा चेंज करती है। बेटा 50 हर्ट्ज में कितनी बार चेंज करती है? 2 बार दिशा चेंज करती है। तो लगभग 90 है, तो बेटा 90 में कितनी बार करेगी? तो 90 में 180 बार करेगी, इंटू 2 कर दो बेटा, 2 गुना करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है अगर टीसी किसी डीसी जनरेटर का अभिलक्षण किसके बीच में? बेटा डीसी का आउटपुट अभिलक्षण। तो आप खुद बताओ आउटपुट में क्या मिलेगी? तो आपको पता है आउटपुट में हमें क्या मिलती है बेटा? लोड वोल्टेज मिलती है। लोड वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ बनता है बेटा। आउटपुट में हमेशा यही तो मिलेगा। मान लो कोई भी है तो उसमें आउटपुट में क्या मिलेगा? टर्मिनल मिलेगा और लोड धारा मिलेगी। बस इसी के बीच का अभिलक्षण होता है ना। अब ये कह रहा है 6 पोल लैप फाइंड, 300 कंडक्टर है और प्रति कंडक्टर 5 है, तो बताओ जनित वोल्टता कितनी है? बेटा कितने पोल है? 6 है और 300 कंडक्टर है और प्रति कंडक्टर 5 वोल्ट जनित्र हो रहा है। अच्छा तो एक टन में अगर 500 है तो मुझे ये बताओ बेटा, सबसे पहले कुल वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है? कुल वोल्टेज बेटा 5 है और 300 कंडक्टर है, ठीक है। और लैप है बेटा, और लैप के अंदर हमेशा समांतर पाथ कितने होते हैं? आप बोलोगे पोलों की संख्या के बराबर होते हैं। तो बेटा देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6,
ठीक है, अब देखो 300 कंडक्टर है। अच्छा, तो बेटा 300 को मैं क्या करूंगा, 6 से भाग दूंगा। तो बेटा हर में कितना आ गए, 50 आए कि नहीं बेटा, 50 कंडक्टर इधर, 50 इधर, 50 इधर, 50 इधर और 50 इधर। कोई दिक्कत है नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा, अब मुझे बताइए ये सब क्या है बेटा, लैप में समांतर में होते हैं कि नहीं? लैप हमेशा समांतर में होता है, और समांतर में बेटा वोल्टेज बराबर होती है। यानी कि क्या, यानी कि बेटा एक का निकाल लो, आपका सबका आ जाएगा। तो बेटा एक का वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई, एक के अंदर कितने हैं, 50 है, ये देखो इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, तो एक का निकाल लो बेटा। एक में कितने हैं, 50, और देखो प्रति कितना है, 5, यानी 5 से मल्टीप्लाई करो तो 250 वो कुल का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे निकाला, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लैप में समांतर पद बराबर होते हैं कि नहीं, होते हैं। तो देखो बेटा, इसको मैंने 6 से डिवाइड किया तो 50 आ गए, यानी कि हर पाथ में 50 है, इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50। बस ये निकालते ही तो बेटा एक प्रति कितना दिया हुआ है, देखो प्रति विद्युत वाहक बल 5, तो मल्टीप्लाई करके 250, खत्म। आसान है ना? अब ये कह रहा है एक जनरेटर में चलाया जा रहा है, यदि 300 वोल्ट है, 18.5 है और इसकी दक्षता 75 है, तो मोटर की अश्व शक्ति ज्ञात करो, है ना? तो देखो बेटा, अगर नहीं आता तो सिंपल सा लिखो, दक्षता बराबर क्या होता है, आप बोलोगे आउटपुट बटे में इनपुट। यहां तक कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं बेटा, आउटपुट दक्षता कितनी है, 75, तो यहाँ लिखो 75 बटे में 100। अब मुझे बताओ, मोटर है बेटा, मोटर। अब मोटर में आउटपुट क्या हो जाएगी बेटा, मैकेनिकल, और इनपुट क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिकल। मानते हो? मानते हैं सर। अब देखना बेटा, मुझे आउटपुट निकालनी है ना, तो मैं आउटपुट को रखूंगा आउटपुट। अच्छा, और इनपुट क्या है बेटा, देखो ये V इंटू आई, तो बस यहाँ रख दो, ये हो जाएगा बेटा 300, ये हो जाएगा 18.65। मैं इसको सॉल्व करने के लिए बेटा 18.65 है ना, देखो अब देखना बेटा आराम से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहाँ से देखना, आउटपुट बराबर क्या आ जाएगा, इन सबको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 3 इंटू बेटा इसको मैं कितने मान सकता हूँ, लगभग 20 मान लूँ, तो बेटा ये हो जाएगा 20। ठीक है, हाँ, ये लगभग 20 हो गया। अब देखो बेटा, आपको पता है हार्स पावर में निकालना है, और ये किस में निकलेगा बेटा, वॉट में। और आपको ये भी पता है कि एक हार्स पावर में कितना होता है, 735 वॉट होते हैं कि नहीं, 735 वॉट। तो बेटा एक वॉट में कितना हो जाएगा, 1/735 हार्स पावर होंगे। हाँ, तो बस इसको 735 से क्या कर दो बेटा, भाग दे दो। कितना करो, 735 से भाग दे दो। ठीक है, इसको 735 की जगह मैं 750 मान लूं, मान लो सर। अब देखना बेटा, आपके सामने आंसर, जीरो से जीरो कट गया, इससे ये कट गया, लगभग 3 से थोड़ा ऊपर आंसर आएगा। देखो बेटा एक ही आंसर है। ठीक बेटा, ऐसे करना है आपको। ठीक अब ये कह रहा है यदि जनरेटर में बहती हुई धारा 10 एम्पियर है और इंटरपोल में 10 ओम है, तो बताओ फील्ड कॉपर कितना हो जाएगा। तो बेटा सिंपल सा बात है, कॉपर हानि क्या होती है, पी, और पी बराबर क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर। आप जब भी सभी जानते हो, तो पी बराबर आई कितना है, 10, 10 का स्क्वायर इंटू बेटा 10। तो देखो P बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 100 इंटू 10, यानी कि 1000 वाट। ठीक, अब ये कह रहा है उस मशीन की पहचान करें जिसके हिस्से में आर्मेचर कोर, शाफ्ट और दिक परिवर्तन आता है। मुझे बताओ आर्मेचर किस में आता है, डीसी में आता है कि नहीं आता है? तो बेटा ये तो होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा। देखो आपके पास अपने आप से आ गया, आपको सिर्फ ये पता करना था कि आर्मेचर किस में आता है, डीसी में आता है। ठीक है, अब ये कह रहा है फैराडे के अनुसार विद्युत चुंबक के प्रेरण के पहले नियम के अनुसार कौन सा सही है। ठीक है, तो विद्युत चुंबक का पहला नियम क्या है बेटा, कि विद्युत ईएमएफ तब आएगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना। और दूसरा क्या है बेटा, इस ईएमएफ का मान उतना होगा जितना एन फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर होगा, यानी कि डेल्टा टी पर होगा। ठीक है, तो पहला नियम पूछा है बेटा, तो पहला नियम ये रहा। तो क्या लिखा हुआ है, जब विद्युत फ्लक्स परिवर्तन होगा तो हमेशा पीएफएफ होगा। बेटा ये नहीं है। अब देखो, जब चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तित होगा, विद्युत में नहीं, पहले बात तो चुंबक में होता है। ठीक, तो विद्युत वाले तो दोनों हटा दो। जब चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन जोड़ा जाता है तो सुग्राहिता का अनुपात होता है। बेटा सुग्राहिता का होता है कि ईएमएफ का होता है, ईएमएफ का होता है। जब चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन जोड़ा जाता है, यानी कि डी फाई जोड़ा जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। बेटा यही इसका कथन है। ठीक है, जब चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित धारा तो नहीं बेटा, ये नहीं है। ठीक, इस तरह से आपको करना है। चलो
अब ये कह रहा है गति प्रेरित ईएमएफ के लिए कौन सी आवश्यकता होती है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स, चालक और उसके बीच की अपेक्षित गति। तो मुझे बेटा चुंबकीय फ्लक्स भी चाहिए, चालक भी चाहिए, अपेक्षित गति क्या है? बेटा ये क्या कह रहा है? कौन सी कंडीशन है? तो बेटा 1, 2 और 3 भले ही इस दोनों के आंसर इसमें है, लेकिन बेटा इसको लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है ना? विकल्प है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नहीं है, ये क्या है? 3 तरीके हैं, तो बेटा सबको इसको भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये दोनों भले ही इसका है, तो बेटा देखो अपेक्षित गति है, यानी इन दोनों के बीच की अपेक्षित गति है, तो तीनों ही सही है, ठीक है? यानी चालक भी चाहिए, उनके बीच की अपेक्षित गति भी होनी चाहिए। अब ये कह रहा है यदि पॉइंट 1 लंबाई का चालक है, 5 मीटर सेकंड है, 2.5 का फ्लक्स घनत्व है, तो प्रेरित ईएमएफ निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला होता है E बराबर PLV और sin थीटा होता है। हाँ, बेटा जहाँ पे थीटा नहीं दे रखा है आप मान के चलो इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक? अब देखो E बराबर B कितना है बेटा? 2.5, L कितना है? L ये रहा बेटा 0.1 और M की गति कितनी है? 5, तो बस ये 10 हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा? 10 हो गया। इसको काटा तो बेटा कितना हुआ? 2, इसको काटा तो देखो कितना हुआ? 5 और ये कितना हुआ बेटा? 2। अब फिर से इसको काटा तो E बराबर कितना हुआ बेटा? 5 और 2 दूनी 4, तो आंसर हो जाएगा 1.25। आसान है ना? ठीक है। अब ये कह रहा है 0.5 लंबा है चालक और 30 मीटर के वेग से 2 टेरा का घनत्व है, तो बताओ इसकी दिशा के लंबवत, बेटा लंबवत ध्यान रखना, तो लंबवत का मतलब थीटा का मान कितना है? 90, तो ईएमएफ निकालना है, तो ई बराबर क्या होता है बेटा? BLV साइन थीटा, है ना? देखो बेटा ई बराबर बी कितना दिया हुआ है? 2, ये रहा 2, बेटा एल कितना है? 0.5, बेटा v कितना है? 30 इंटू साइन 90, बेटा साइन 90 की वैल्यू कितनी? तो आप बोलोगे 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो देखो E बराबर इस पॉइंट को यहाँ से उड़ाया तो 10 आया, ये 0 से 0 कट गया, 2 पंजे या 2 पंजे 10 और 10 दिया 30, तो बेटा 30 वोल्ट आंसर। चलो अब ये कह रहा है वह मशीन जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है, तो बेटा आप सभी को पता है वो क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा। मोटर तो उल्टा होता है इसका, ठीक है? हाँ। अब ये कह रहा है डीसी जनित्र में प्रेरित विद्युत विद्युत वाहक बल को नियंत्रित किससे करते हैं? तो बेटा किससे करोगे? फैराडे के पहले नियम से। कैसे? क्योंकि ई जो होता है ना बेटा, ई वो किस पर निर्भर करता है? फ्लक्स पर निर्भर करता है। बेटा इसी से नियंत्रित करोगे, यही फैराडे का पहला नियम है, पहला नियम। दूसरे से तो मान निकलता है, ठीक है? दूसरे पे वो लेंज का नियम आता है, ठीक है? अब ये कह रहा है विद्युत जनित्र के मामले में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे होती है? तो बेटा सीधे हाथ के नियम से। किसका सीधा? फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकलता है। अब ये कह रहा है दिए गए सदृश्य के लिए चयन करो, तो बेटा ये कह रहा है पहला लेंज का नियम स्थिर प्रेरित के लिए होता है, तो फ्लेमिंग का क्या होता है? तो फ्लेमिंग का गतिशील के लिए हो जाएगा, ठीक है? लेंज का किसके लिए होता है? स्थिर प्रेरित विद्युत वाहक के लिए, तो फ्लेमिंग किसका निकालेगा? गतिशील प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ठीक है? चलो बेटा एक जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किससे निकाली जाती है? तो बेटा फ्लेमिंग के सीधे हाथ के नियम से। कौन सा? गतिशील वाला। अब ये कह रहा है डीसी जनरेटर में स्प्लिटिंग किसकी होती है? तो बेटा ये किसकी होती है? हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी हुई होती है, आप सभी को पता है। कॉपर भी हो सकता है बेटा इसका आंसर। अब ये कह रहा है डीसी जनित्र में स्लिप रिंग लैप वाइंडिंग में अंतराल कितना होता है? तो बेटा हमेशा कितना होता है? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में 1 होता है। दिक परिवर्तक का अंतराल कितना होता है बेटा? 1 होता है। आराम से इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है निम्न में से क्या कौन शंट जनित्र के टर्मिनल की वोल्टेज का कमी का कारण नहीं है? तो बेटा आर्मेचर प्रतिक्रिया तो होती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी तो डीमैग्नेटाइजेशन होगा, फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ कम होगा। क्या आर्मेचर प्रतिघात है क्या? नहीं। क्या क्षेत्र कमी है क्या? बिल्कुल है, आर्मेचर भी है, लेकिन बेटा आर्मेचर प्रतिघात नहीं है, आर्मेचर रिएक्टेंस इसका कारण नहीं है, ठीक है?
क्योंकि इसने क्या बोला है देखो, टर्मिनल पर, और टर्मिनल पर आर्मेचर प्रतिघात क्या करेगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया जरूर होगी। डीसी जनित्र में ईएमएफ का समीकरण क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हो, ई बराबर क्या होता है, एन पी फाई जेड अपॉन 60 है, ये होता है। हाँ, अब देखो बेटा कहीं लिखा हुआ है, अच्छा तो देखो एन पी फाई कहाँ है, फाई नहीं है इसमें, एन पी फाई बेटा नीचे क्या होता है, जेड अपॉन यहाँ पे 60 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। एन पी फाई जेड अपॉन 60 बेटा ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये क्या लिया है इसने, कंडक्टर, और उधर भी कंडक्टर, बेटा इसने टर्न के हिसाब से दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये लो, फिर से आसान सा क्वेश्चन है। अब कह रहा है डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल अभी लिखाया था एन पी फाई जेड अपॉन 60 ए। अब देखो कहाँ कहाँ है, ये देखो बेटा फाई जेड है, लेकिन क्या नहीं है यहाँ पे, पी नहीं है, तो गलत। यहाँ देखो बेटा, यहाँ 60 ए होता है नीचे, पी नहीं, तो ये भी गलत। यहाँ देखो बेटा, यहाँ एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ये सही है, यहाँ ए नीचे नहीं है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। चलो, अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप सभी को पता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बेटा वही गतिशील प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाता है, फैराडे के नियम पे काम करता है। लेंज का तो क्या होता है, स्थैतिक ईएमएफ के लिए होता है ना। आगे, अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करता है, बेटा क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग का नियम, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है एक 8 ध्रुव का डीसी जनरेटर है, 960 आर्मेचर है, और ध्रुव कितना है बेटा, ध्रुव फ्लक्स 20 मिली वेबर है, 500 आरपीएम पे चल रहा है। यदि आर्मेचर सिंपलेक्स लैप है तो बताओ उत्पादित ईएमएफ, है ना। तो देखो बेटा ई बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो एन पी फाई जेड अपॉन 60 ए, और लैप के लिए हमेशा क्या होता है बेटा, लैप के लिए होता है ए बराबर पी, है ना। तो देखो आराम से, अगर ए बराबर पी है तो मैं इसको हटा दूं, तो मेरे पास बचा क्या, ई बराबर ऊपर से बचा एन फाई और जेड, और नीचे क्या बचा बेटा 60। एन कितना है बेटा, एन है बेटा 500, तो ये हो गया 500। बेटा फाई कितना है 20, और मिली है बेटा ये 10 की घात माइनस 3, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10 की घात माइनस 3। अच्छा, और जेड कितना है बेटा 960, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा बेटा 60। देखो अब जीरो से जीरो कट गया, और इससे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 छिंग छिन्नो यानी कि 16 हो गया। अब देखो आंसर तो मुझे साफ दिख गया, पर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो बेटा ये यहाँ पे क्या लिखूंगा 500, ये देखो बेटा 20 है तो मैंने 20 लिखा, ये 10 की घात माइनस 3 है ना बेटा, नीचे रखे क्या हो जाएगा 10 की घात 3। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे सब साफ हो गए। अच्छा, तो ये जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से जीरो, बेटा आंसर कितना आ गया, और यहाँ पे क्या है ये 16, तो बेटा आंसर कितना आ गया 160 वोल्ट, 160 वोल्ट, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब ये कह रहा है यदि 8 ध्रुव है, 220 वोल्ट का वेव बाउंड में 125 वितरित कर रहा है, तो कह रहा है प्रत्येक पाथ की वोल्टता निकालनी है। ठीक है, मुझे बताओ क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं बेटा, ये क्या है लैप, और लैप क्या होती है, समानांतर वाइंडिंग होती है, और समानांतर की वोल्टता बराबर होती है। तो बेटा एक की अगर 600 तो 220 है, तो इसकी भी 220 ही होगी, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है एक 6 ध्रुव वेव वाउंड, बेटा वेव वाउंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समांतर पथों की संख्या 2। ठीक है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में 600 चालक है, और ध्रुव का फ्लक्स इतना दे रखा है, वोल्ट इतना दे रखा है, तो बेटा क्या निकालना है, गति। इस समीकरण से आओ निकालते हैं। ई बराबर होता है बेटा एन पी फाई जेड अपॉन 60, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मुझे ए की वैल्यू 2 लिखनी है, ठीक है, तो मैंने 2 लिख दी, तो मेरे पास क्या बचा एन पी फाई जेड अपॉन देखो 60 इंटू 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना क्या है बेटा, गति निकालनी, गति क्या होती है एन, तो एन को यहाँ रखूंगा, बाकी सबको इधर भेजूंगा। तो एन बराबर बेटा देखो ई, इनको इधर भेजो, ई इंटू 60 इंटू 2, और बट्टे में बेटा देखो पी को भेजो, फाई को भेजो, और जेड को भेजो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा आपके सामने आंसर ई, ई अब देखो ई का मान कितना है, ई का मान कितना है 300, तो लिखो 300,
ये कितना है 60, 60 और 2 तो 2। पी का मान कितना है? देखो पी बराबर कितना है बेटा 6 तो लिखो 6। पाई का मान कितना है 0.02 तो लिखो 0.02। बस सब आ गए? ठीक है। अब इस पॉइंट को उड़ाते ऊपर क्या आ जाएगा 100 आया? ठीक है। अब ये 2 का 2 जीरो कटा। इस 6 से बेटा ये 6 कटा। तो देखो ऊपर आपके पास अपने आप से आंसर अपने आप आ जाएगा। अ, 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 ये कितना हुआ 300 हुआ। 60 का 60 कट गया। तो कितना हो जाएगा 1000। 1000 क्या मिस हो गया 0.02। 600 चालक है। ओहो! चालक की संख्या तो भूल ही गए। तो बेटा यहाँ पे कितना है 600 चालक है। ये ज़ेड, ये रहा ज़ेड। ठीक है? अब देखो बेटा 2 से 2 जीरो कट गया। इससे ये 2 कट गया। अब यहाँ पर आओ। बेटा ये कितना है 100 और 1 जीरो यानी कि 1000 और नीचे क्या है बट्टे में 2। तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा 500 आरपीएम। ठीक है? अब ये कह रहा है 1200 आरपीएम की गति से चल रहा है, 6 ध्रुव है, डीसी जनरेटर है, ईएमएफ है, तो बताओ फ्लक्स अगर 0.2 मिलीवेबर है, तो बताओ चालकों की कुल संख्या 1000 है। अच्छा, तो क्या निकालना है अपने को ईएमएफ? तो बेटा वही फॉर्मूला लगेगा ई बराबर, ये लैप आते ही खुश हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि बेटा ए बराबर पी कट जाएगा, है ना? हाँ, तो बेटा देखो एन पी फाइव जेड अपॉन 60। अब देखो बेटा लैप आते ही ए से पी कट गया। ओहो, लैप आते ही ए से बी। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है 1200 आरपीएम है और घूर्णन गति पर एक 6 पोल का है। ठीक है, तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा। देखो तो ई बराबर क्या होता है? ई बराबर क्या होता है एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ए। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ई निकालना है ई। ठीक है, अब लैप में हमेशा ए और पी कट जाता है, तो मैं हटा दूं इसको ए और पी को, तो यहाँ क्या बचेगा एन फाइव जेड अपॉन 60 ए। ठीक है, अब एन कितना है 1200, ये देखो 1200 यानी कि एन मतलब की गति। ठीक है, और फाइव कितना है ये रहा 0.3। बेटा ये मत भूल जाना ये क्या है मिली यानी कि 10 की घात -3, तो लिखो 10 की घात -3। और जेड कितना है कंडक्टर यानी कि 1000 है ना, अपॉन 60। और ए कितना है? ए तो कट ही चुका है आपका। ठीक है, तो कुछ नहीं, अब देखना आराम से। बेटा ये जो 1000 होता है ना, इसका मतलब 10 की घात 3 होता है, तो ये कट गए। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को उड़ाया तो नीचे आएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 बार कटा, तो ई बराबर क्या आया 6 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब ये कह रहा है एक 6 पोल है, लैप वाउंड है, डीसी जनरेटर में 0.6 है। ठीक है, आराम से पढ़ो इसको। एक 4 पोल है, लैप वाउंड है, डीसी जनरेटर में 0.06 उत्पादित करता है। उत्पादन में प्राइम मूवर है, ईएमएफ निकालना। तो ई बराबर क्या होता है बेटा? वापस से देखो एन पी फाइव जेड अपॉन 60 है। और गौर से देखो बेटा ये भी क्या है लैप वाउंड है, और लैप में ये कट जाता है। ठीक है, ए इक्वल टू पी। अब बचा क्या मेरे पास एन फाइव जेड। अब आसान लग रहा है ना? ठीक है, अब देखो ई बराबर एन कितना है, एन देखो गति कितनी है, ये देखो बेटा 500 आरपीएम, तो यहाँ पर रखा मैंने 500। पाई कितना है बेटा 0.06, तो ये है 0.06। ठीक है, और देखो जेड कितना है, ये देखो बेटा 200 चालक, तो यहाँ रखा 200। और यहाँ क्या हो जाएगा 60, है ना? अब पॉइंट उड़ाया तो देखो एक और दो, यहाँ पे दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 6 से ये 6 कैंसिल। तो बेटा आपको सामने नहीं दिख रहा कितना आंसर आ रहा है? 50 दूनी 50 दूनी 50 इंटू 2, आपके पास आ गया 100 वोल्ट। अब ये कह रहा है 300 आरपीएम की गति पर चलने वाले लैप माउंट में डीसी जनरेटर में देखो 55 मिली ये फ्लक्स दे रखा है, 535 वोल्ट ईएमएफ है। तो बोल रहा है चालकों की संख्या इतनी है, तो क्या निकालना है? पोलो की संख्या। बेटा नहीं भी आता है तो ये फॉर्मूला याद रखो, ई बराबर एन पी फाइव जेड अपॉन क्या होता है बेटा 60 है। अब मुझे चाहिए क्या? पोलो की संख्या। तो देखो इस पी को यहाँ रखो, बाकी सबको उधर भेजो। तो पी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? इधर आएगा, तो ई इंटू 60 इंटू ए बटे में एन फाइव और जेड। बस। अब देखो ई कितना है बेटा? ई है 535, तो लिखा 535 इंटू 60। बेटा ए कितना है? समानांतर पथ। अब मुझे बताओ ये क्या है बेटा? वेव वाइंडिंग। और वेव के लिए आपको क्या बता रखा है? समानांतर पथ कितने होते हैं? हमेशा दो। तो यहाँ रखा मैंने दो। इंटू एन कितना है बेटा? गति 300। इंटू फ्लक्स कितना है बेटा? ये रहा 55।
और मिली क्या होता है बेटा 10 की घात -3, ये सब पढ़ा हुआ है ना, मिली मतलब 10 की घात -3। और बेटा Z कितना है कंडक्टर, ये रहे 650। बस अब आपके सामने सारी वैल्यू है, अभी काट देते हैं। ठीक है, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो P बराबर, वापस लिखो बेटा, ये है 535 इंटू 60 इंटू 2, है ना बेटा। नीचे क्या आएगा 300, ये रहा 300, ये रहा क्या है बेटा 55। अब देखो बेटा, ये 10 की घात 3 ऊपर जाके 10 की घात प्लस में 3, ठीक। और 650 लिख दिया यहाँ पे। अब आराम से देखना बेटा कैसे काटता हूँ मैं। 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया बेटा, 1 जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा, इसको मैं 65 को 60 मान लूं क्या? जैसे ही 60 मानूंगा ये कट जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा यहाँ पर, इसको मैं 50 मान लूं क्या? 50, और इसको मैं 550 मान लेता हूँ, तो बेटा कितनी बार कट जाएगा? 11 बार कट जाएगा। और आपको पता है P बराबर 11 दूना, ये देखो 11 इंटू 2, बेटा यहाँ पे 11 इंटू 2 क्या हो गया? देखो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा? 11 और ये 6, और नीचे क्या बचेगा? 2, तो लगभग आपका 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब कह रहा है 4 पोल लेफ्ट वाउंड में 350 प्रति फ्लक्स है, तो बताओ प्राइम मूवर की सहायता से इतना चलता है। वापस से सेम क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो E बराबर फॉर्मूला लगा दो आपका, एन पी फाइव जेड अपॉन 60 है ना। अब देखो बेटा एन कितना है, आप एन 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 ये रहा, एन आरपीएम मतलब गति, बेटा कितनी है 500। बेटा पी कितना है 400, और फाइव कितना है, देखो बेटा 0.0, मिली विली नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जेड कितना है बेटा 400, तो यहाँ लिखा 400। अब देखो बेटा ये 60, और ए कितना है? ए के लिए हमेशा देखना बेटा कौन सा वाउंड है, ये कह रहा है लैप वाउंड है, और लैप के लिए भैया ए बराबर लैप, देखो बेटा यहाँ से आराम से, इसके लिए ए बराबर क्या होता है? पी होता है, या ना समांतर पथ होता है ना, पोलों की संख्या के बराबर होते हैं। तो बेटा पोल के बराबर रख दिया मैंने 4, बस इस 4 से ये 4 कट गया, इस पॉइंट को उड़ाया तो नीचे क्या आया बेटा 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखना आराम से, 4 की टेबल से ये 60 कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। 5 की टेबल से ये 15 कितनी बार जाएगा? 3 बार, है ना। तो बस आपके सामने आंसर है। तो ई बराबर क्या है बेटा 500 बटे में 3, तो बेटा देखो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छिंग 18, फिर 2 बचा, 3 छिंग 18, ये आंसर बेटा। ठीक, आसान। चलो, अब ये कह रहा है एक डीसी सन जनरेटर 800 आरपीएम पर 200 वोल्ट देता है, तो 1500 पर कितना देगा ये बताना है। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे आराम से। एन बराबर क्या होता है बेटा P5Z, NP5Z, एक मिनट रुको। ई बराबर क्या होता है बेटा? ई बराबर क्या होता है बेटा? NP5Z अपॉन 60 है, कोई दिक्कत? बेटा मशीन बनने के बाद क्या 60 चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या ए चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या जेड चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या पी चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो बेटा यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा बेटा N5। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इसने फ्लक्स चेंज किया क्वेश्चन में? नहीं किया। अब देखो तो यहाँ से ये कम समीकरण आया कि ई मेरा किसके समानुपाती हो गया? एन के। तो बेटा यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि E1 बटे में E2 बराबर बेटा ई के सामने एन है तो N1 बटे में N2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा ये रहा मेरा क्या N1, ये रहा मेरा क्या E1, ये रहा मेरा N2। ठीक है, मुझे क्या निकालना है बेटा E2। ठीक, यहाँ से मेरे को E2 निकालना है, तो E2 को इधर भेजो। तो यहाँ से जैसे ही मैं E2 को भेजूंगा ना बेटा, यहाँ लिखा है देखो, तो E2 को यहाँ भेजा मैंने, तो बाकी सबको इधर भेजो। तो ये हो जाएगा E1, बेटा N2 इधर आया, और ये N1 नीचे चला गया। तो बस वैल्यू रख दो आपके सामने। बेटा E1 कितना है? आप बोलना 200। बेटा N2 कितना है? आप बोलना 1500, है ना। बेटा N1 कितना है? 800, आप बोलना 800। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितनी बार कट गया बेटा? 4 बार, और ये 25 बार। बेटा आंसर कितना हो जाएगा? 375 आंसर। ठीक, अब तो आसान लग रहा है न्यूमेरिकल। ठीक है, अब कह रहा है 6 पोल डीसी जनरेटर में आर्मेचर 600 चालक है, वेव वाउंड है। अब वेव वाउंड के लिए समांतर पथ कितने होते हैं? आप सभी को पता है, ए बराबर कितने होते हैं? 2। 0.02 फ्लक्स है तो ई निकालना है। बेटा क्या हो जाएगा? ई बराबर NP5Z अपॉन 60 इंटू ए, और ए कितना होता है लैप के लिए? 2। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NP5Z अपॉन कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2। कोई दिक्कत नहीं। तो ई बराबर बेटा एन कितना है? एन 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 आरपीएम 250। ठीक है बेटा, पी कितना है? पी पोल, तो बेटा हो जाएगा 6। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कितना है फ्लक्स? फ्लक्स कितना है बेटा? 0.05। ठीक है, और जेड कितना है? जेड जेड है बेटा 600।
इंटू क्या हो जाएगा 60 इंटू 2। ये पॉइंट उड़ाया तो नीचे क्या आया 100। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल। तो यहाँ से ई बराबर क्या आएगा बेटा 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 इंटू 6 बटे में बेटा कितना आया 2। बेटा 2 से कटा तो ये 3 बार। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो गया 25 इंटू 15। बेटा फिर से आपका आंसर कितना आ गया 375। ठीक। अब ये कह रहा है डीसी जनरेटर में उत्पादित ईएमएफ कैसा होता है, तो बेटा हमेशा क्या होता है पूर्ण तरंग के बराबर होता है। ठीक। अब ये कह रहा है एक डीसी जनरेटर में अंतर ध्रुव यानी कि वाइंडिंग कैसे होती है, तो बेटा हमेशा कैसे होती है निकटवर्ती ध्रुव के आगे और समान ध्रुवता में। आपको पता है ये डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर में, और डीसी जनरेटर में इंटरपोल कहाँ होता है यहाँ पर बीच में। बेटा ये है इंटरपोल, ये है इंटरपोल। बेटा ये जो इंटरपोल होता है ना, मान लो ये एन है, ये एस है, ये एन है, ये एस है, तो बेटा ये इंटरपोल होते हैं ना हमेशा आगे वाले के जैसे होते हैं, आगे वाले के जैसे ये एस है तो बेटा यहाँ पर भी लिखो एस, ये एन है तो यहाँ लिखो एन, तो बेटा आगे वाले के जैसे होते हैं, तो हमेशा आगे वाले के समान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा यहाँ से हम करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।